इतिहास की लहरों पर अनगिनत कहानियां तैरती हैं, कुछ स्पष्ट, कुछ धुंधली, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के रेत में इतनी गहराई तक दब जाती हैं कि उन्हें खोजना एक अंतहीन यात्रा बन जाता है। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसी गाथा जो समुद्र की अथाह गहराई से उठकर हमारे सामने आती है, रहस्य और रोमांच की घनी चादर ओढ़े हुए। दो दोस्त, एक विशाल अनजाना सागर और एक ऐसा अतीत जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं छिपी हुई है। एक पुरानी लाइब्रेरी का कमरा है, चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां। प्रोफेसर अमृत, बूढ़े सफेद बालों वाले, चश्मा पहने, एक प्राचीन मानचित्र को निहार रहे हैं। उनके हाथ में एक पीला पड़ा हुआ पत्र है। प्रोफेसर अमृत स्वयं से बुदबुदाते हुए कहते हैं, 18वीं सदी के समुद्री मार्ग विनाश की जलधारा है, इसे कभी किसी ने पार नहीं किया। लेकिन ये पत्र, ये क्या कहता है? पवन सुत और सागर पुत्र 10 दिन अथाह में विलीन। प्रोफेसर के हाथों में पत्र के कुछ शब्द अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1750 के दशक में, जब समुद्र पर राज करना हर व्यापारी का सपना था और हर नाविक का जुनून। ऐसे ही एक बंदरगाह पर दो युवा दोस्त रहते थे, जिनके सपने और जुनून सागर से भी गहरे थे। आकाश और सागर एक पुराने लंगर के पास बैठे हैं, एक फटे हुए मानचित्र पर कुछ देख रहे हैं। आकाश लगभग 25 वर्ष का है, तेज तर्रार और साहसी। सागर लगभग 24 वर्ष का है, शांत और बुद्धिमान। आकाश कहता है, सागर, मैंने सुना है कि उस विनाश की जलधारा के पार एक अज्ञात द्वीप है, ऐसा द्वीप जहां प्रकृति ने अपने सारे रहस्य समेट रखे हैं। सागर कहता है, आकाश, वो सिर्फ किंवदंती है। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ मौत है, कोई भी जहाज उस जलधारा से जिंदा नहीं लौटा। आकाश कहता है, लेकिन सागर, क्या हो अगर किंवदंती सच हो? लेकिन सागर, सोचो, अगर हम उस रहस्य को उजागर कर सके तो हमारे नाम इतिहास में अमर हो जाएंगे। सागर कहता है, अमरता की तलाश में खुद को बलि देना, ये तुम्हारा ही काम है। मैं तो बस सुरक्षित मार्ग की तलाश में हूँ। आकाश कहता है, सागर, सुरक्षा उबाऊ होती है मेरे दोस्त, रोमांच ही जीवन है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जिसमें उस द्वीप की ओर जाने का एक गुप्त मार्ग दिखाया गया है। आकाश एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा निकालता है जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक और अस्पष्ट रेखाएं बनी हुई हैं। सागर नक्शा देखते हुए कहता है, प्रतीक, ये मैंने पहले कभी नहीं देखे, ये किसी पुरानी सभ्यता का काम लगता है। आकाश कहता है, बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि ये हमें उस अनजाने द्वीप तक ले जाएगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, एक ऐसे रोमांच पर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी? सागर थोड़ा हिचकिचाता है, फिर आकाश की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं होगी आकाश, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। आकाश कहता है, तभी तो मजा आएगा मेरे दोस्त। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में एक साझा सपना और आने वाले खतरे की अनजानी चमक है। समुद्र की लहरों की आवाज तेज होती है, रहस्यमयी संगीत गहरा होता है। अगले दिन बंदरगाह पर हलचल है। आकाश और सागर अपने छोटे लेकिन मजबूत जहाज नील धारा की तैयारी कर रहे हैं। वे आवश्यक सामान, भोजन, पानी और नौकायन के उपकरण जमा कर रहे हैं। आकाश जहाज के मस्तूल को कसते हुए कहता है, सब कुछ ठीक से जांच लो सागर, ये यात्रा लंबी और खतरनाक होने वाली है। सागर मानचित्रों और उपकरणों को व्यवस्थित करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने हर एक चीज की जांच की है, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गुप्त मार्ग इतना जोखिम भरा क्यों है। आकाश कहता है, किंवदंतियों में कहते हैं कि उस द्वीप की रक्षा प्राचीन शक्तियों द्वारा की जाती है। शायद ये मार्ग ही उस रहस्य तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम ध्रुव है, उनकी ओर आता है। ध्रुव एक अनुभवी नाविक है जिसकी आंखें समुद्र की कहानियों से भरी हैं। ध्रुव आकाश और सागर को देखते हुए कहता है, तुम दोनों कहां जाने की तैयारी कर रहे हो युवा लड़कों? मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब चमक दिख रही है। आकाश कहता है, बस एक छोटी सी यात्रा पर ध्रुव बाबा, कुछ नई मछलियों की तलाश में। ध्रुव सिर हिलाते हुए कहता है, वो जानता था कि वे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो कहता है,
उस दिशा में कोई नई मछली नहीं है सिवाय उन कहानियों के जो समुद्र निगल चुका है। विनाश की जलधारा की बात कर रहा हूँ। आकाश और सागर एक दूसरे को देखते हैं, हैरान कि ध्रुव को कैसे पता चला। सागर कहता है, आपको कैसे पता? ध्रुव कहता है, इस समुद्र ने मेरी जैसी कितनी पीढ़ियों को देखा है बेटा। मैंने उस जलधारा में कई जहाजों को समाते देखा है। किंवदंती है कि वहां एक प्राचीन श्राप है, एक ऐसा श्राप जो उन सभी को अपनी ओर खींच लेता है जो लालच या जिज्ञासा के कारण उसके करीब जाते हैं। आकाश कहता है, हम सिर्फ खोजबीन के लिए जा रहे हैं ध्रुव बाबा, कोई लालच नहीं। ध्रुव कहता है, जिज्ञासा भी कभी कभी लालच जितनी ही खतरनाक होती है। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं, अगर तुम उस रास्ते पर जा रहे हो तो तुम्हें सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती नामक दो प्राचीन प्रतीकों की शक्ति चाहिए होगी। उनके बिना तुम वापस नहीं लौटोगे। ध्रुव उन्हें एक बहुत पुराना जर्जर ताबीज दिखाता है। उस पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक बने हुए हैं। आकाश ताबीज को देखते हुए कहता है, ये क्या है? ध्रुव कहता है, ये सिर्फ किंवदंतियां नहीं हैं। मेरे दादाजी ने भी इस रहस्यमयी द्वीप की तलाश की थी और वे इसी ताबीज के साथ गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। ये ताबीज उनके एक मित्र ने लौटाया था जो किसी तरह जिंदा बच निकला था। ये ताबीज उस द्वीप के रहस्यों को खोलने की कुंजी है और शायद तुम्हारी रक्षा भी करेगा, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक विशेष जगह पर जाना होगा जहां ये सदियों से छिपा हुआ है। सागर चिंतित होकर कहता है, ये तो और भी जटिल होता जा रहा है। ध्रुव कहता है, हाँ, और समय कम है। पूर्णिमा की रात को ही विनाश की जलधारा को पार करने का सबसे अच्छा समय होता है। उसके बाद उसका प्रभाव कई महीनों तक और भी तीव्र हो जाता है। ध्रुव उन्हें एक प्राचीन स्क्रॉल देता है जिस पर एक पहेली लिखी है। ये पहेली सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती के छिपे हुए स्थान का संकेत देती है। ध्रुव धीरे से कहता है, तुम्हें ये जल्द ही खोजना होगा और याद रखना, वे केवल शुद्ध हृदय वालों की ही काम आते हैं। ध्रुव मुड़कर चला जाता है। आकाश और सागर एक दूसरे को देखते हैं। अब उनकी यात्रा में एक नया गहरा रहस्य जुड़ गया है। आकाश कहता है, तो अब हमें केवल द्वीप ही नहीं बल्कि इन प्रतीकों को भी खोजना होगा। सागर कहता है, और हमारे पास पूर्णिमा तक का ही समय है। इसका मतलब है हमें अब और भी तेजी से काम करना होगा। दोनों स्क्रोल को ध्यान से देखते हैं। संगीत थोड़ा और तेज और रहस्यमय हो जाता है। आकाश और सागर बंदरगाह से कुछ दूर एक छोटे प्राचीन गांव में पहुंचते हैं। स्क्रॉल पर दी गई पहेली उन्हें इस गांव की ओर ले आई है। आकाश पहेली पढ़ते हुए कहता है, जहां जल और अग्नि का मिलन हो, जहां प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं, वहीं मिलेगा सूर्य का पहला प्रकाश और चंद्रमा की अंतिम छाया। सागर कहता है, जल और अग्नि का मिलन, ये किसी ज्वालामुखी वाले द्वीप का संकेत हो सकता है या शायद किसी गर्म झरने का। आकाश कहता है, गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी से बात करते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। वे गांव के प्राचीन मंदिर में जाते हैं जहां एक वृद्ध पुरानी ध्यान में बैठे। पुजारी आंखें खोलकर शांत स्वर में कहते हैं, मुझे पता था तुम आओगे। उस प्राचीन श्राप की गूंज एक बार फिर सुनाई देने लगी है। सागर कहता है, हम सूर्य का चक्र और चंद्रमा के मोती की तलाश में हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? पुजारी कहते हैं, उन प्रतीकों को सदियों पहले एक गुप्त गुफा में छिपाया गया था जो गांव के पास ही है। वे गुफा अग्निमुख गुफा के नाम से जानी जाती है, जहां एक गर्म पानी का झरना बहता है। वहीं जल और अग्नि का मिलन होता है, लेकिन वे गुफा केवल उन्हीं को प्रवेश देती है जिनकी आत्मा शुद्ध हो और जिनकी इच्छा नेक हो। आकाश कहता है, हम सिर्फ खोजबीन के लिए जा रहे हैं। पुजारी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें गुफा का रास्ता बताता हूं, लेकिन वहां तुम्हें एक और पहेली सुलझानी होगी जो द्वार पर लिखी है। अगर तुम उसे सुलझा पाए तो ही तुम्हें प्रवेश मिलेगा। पुजारी उन्हें एक पहाड़ी की ओर का रास्ता दिखाते हैं जहां घनी हरियाली के बीच एक संकरा रास्ता है। पुजारी कहते हैं, सतर्क रहना, उस गुफा की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं। आकाश और सागर पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रास्ता संकरा और मुश्किल है। जंगल की आवाजें थोड़ी डरावनी लगती हैं। सागर कहता है, ये सब बहुत रहस्यमयी है, मुझे लगता है हम किसी बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। आकाश कहता है, अच्छी कहानियां ऐसी ही होती हैं मेरे दोस्त, रोमांच से भरी। वे अंततः एक विशाल पत्थर के द्वार पर पहुंचते हैं जो बेलों और काई से ढका है। द्वार पर प्राचीन भाषा में एक और पहेली खुदी हुई है। आकाश कहता है, ये रही पहेली। सागर पहेली पढ़ते हुए कहता है, मैं बिना आवाज के आती हूँ, रोशनी से दूर भागती हूँ,
सब कुछ ढक लेती हूँ पर छू नहीं सकती। रात की रानी हूँ, दिन का अंत हूँ, मैं क्या हूँ? आकाश और सागर सोचने लगते हैं। ये एक मुश्किल पहेली है। आकाश कहता है, बिना आवाज के आती हूँ, रोशनी से दूर भागती हूँ। अचानक सागर के आंखों में चमक आती है। वो कहता है, छाया, ये छाया है, रात की रानी, दिन का अंत। आकाश कहता है, तुम सही हो। सागर पत्थर के द्वार पर छाया शब्द लिखता है। तभी एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, जिससे अंदर एक काली रहस्यमयी सुरंग दिखाई देती है। गर्म हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराता है। आकाश उत्तेजित होते हुए कहता है, चलो। दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर का रास्ता संकरा और अंधेरा है। वे टॉर्च जलाते हैं। दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी दिखाई देती है, अजीबोगरीब जीव और सूर्य चंद्रमा के प्रतीक। सागर कहता है, इन चित्रों को देखो, ये किसी बहुत पुरानी सभ्यता के निशान हैं। वे आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे एक विशाल कक्ष में नहीं पहुंच जाते। कक्ष के बीच में एक गर्म पानी का झरना उबल रहा है, जिससे भाप निकल रही है। झरने के ठीक ऊपर एक छोटे चबूतरे पर एक चमकता हुआ सूर्य का चक्र और एक चंद्रमा का मोती रखा है। दोनों प्रतीक एक रहस्यमय आभा से चमक रहे हैं। आकाश कहता है, हमें मिल गए। वे प्रतीकों के पास जाते हैं। जैसे ही वे उन्हें छूने वाले होते हैं, एक अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेलती है। एक गहरी गूंजती हुई आवाज गुफा में गूंजती है। गुफा की आवाज कहती है, केवल शुद्ध हृदय और नेक इरादों वाले ही इन्हें धारण कर सकते हैं। अपनी सच्चाई साबित करो। गुफा में अजीबोगरीब रोशनी चमकने लगती है। दोनों को एक अदृश्य परीक्षा का सामना करना पड़ता है। उनके पतीत के कुछ क्षण उनकी आंखों के सामने से गुजरते हैं। उनके बलिदान, उनकी ईमानदारी, उनकी दोस्ती। सागर कहता है, हमें अपनी दोस्ती और अपने इरादों पर भरोसा है। हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम बस सच जानना चाहते हैं। आकाश कहता है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, हमारा दिल साफ है। जैसे ही वे अपनी सच्चाई और दोस्ती का इजहार करते हैं, अदृश्य शक्ति शांत हो जाती है। वे दोनों आगे बढ़कर प्रतीकों को उठाते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, प्रतीक उनके हाथों में चमक उठते हैं और एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। आकाश कहता है, यह अद्भुत है। सागर कहता है, अब हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं। वे गुफा से बाहर निकलते हैं। पूर्णिमा की रात करीब आ रही है। वे जानते हैं कि अब उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला है। रात का समय, पूर्णिमा की रोशनी पूरे समुद्र पर फैल रही है। नीलधारा जहाज समुद्र की लहरों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आकाश पतवार संभाले हुए है और सागर मानचित्र देख रहा है। दोनों ने सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती अपने गले में तावीज की तरह पहना हुआ है, जो हल्की हल्की चमक रहे हैं। आकाश कहता है, पूर्णिमा की रोशनी बिल्कुल वैसी है जैसा ध्रुव बाबा ने बताया था। हमें विनाश की जलधारा में प्रवेश करने का यही सही समय है। सागर मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहता है, हाँ, यहाँ गुप्त मार्ग पर निशान दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जलधारा किसी भूल भुलैया की तरह है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, समुद्र का पानी बदलने लगता है। लहरें अशांत होने लगती हैं और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। दूर से घूमती हुई जलधारा का भयानक शोर सुनाई देने लगता है। आकाश कहता है, वो रही विनाश की जलधारा। एक विशाल घूमती हुई जलधारा उनके सामने आती है, जो पानी को एक विशाल भंवर की तरह अपनी ओर खींच रही है। जलधारा के बीच में एक अजीब सी काली रोशनी चमक रही है, जैसे वो किसी अज्ञात शक्ति का द्वार हो। जहाज हिचकोले खाने लगता है। सागर कहता है, हमें यहीं से प्रवेश करना है। ये मार्ग बहुत संकरा है आकाश, हमें बिल्कुल सटीक रहना होगा। आकाश कहता है, मैंने पतवार कसकर पकड़ ली है, तुम बस मुझे दिशा बताते रहना। जहाज धीरे धीरे जलधारा के करीब आता है। जैसे ही वे उसमें प्रवेश करते हैं, हवा में एक तेज गर्जना होती है। जहाज बुरी तरह से हिलने लगता है। पानी की ऊंची ऊंची लहरें जहाज को घेर लेती हैं। सागर कहता है, सावधान, यहाँ एक अजीब सा खिंचाव है, ये जहाज को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों के गले में लटके सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती और भी तेजी से चमकने लगते हैं, जैसे वे उन्हें शक्ति दे रहे हो। एक हल्की नीली रोशनी उनसे निकलकर जहाज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है। आकाश कहता है, प्रतीक काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ी ताकत महसूस हो रही है। वे जलधारा के बीच से गुजरने की कोशिश करते हैं। चारों ओर से भयानक आवाजें आती हैं, जैसे कोई प्राचीन आत्माएं उन्हें चेतावनी दे रही हों। अचानक जहाज के ठीक सामने पानी के नीचे से कुछ विशाल छायाएं उभरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई प्राचीन जीव तैर रहे हों। सागर डरते हुए कहता है, वो क्या है? आकाश कहता है, मुझे नहीं पता, बस पतवार पर ध्यान केंद्रित रखो।
जहाज बुरी तरह से झूल रहा है। एक विशाल लहर जहाज से टकराती है, जिससे वे दोनों संतुलन खो देते हैं। आकाश पतवार से छूट जाता है। आकाश चिल्लाते हुए कहता है, पतवार, मैंने पतवार खो दी। जहाज जलधारा के बीच में बेकाबू होकर घूमने लगता है। काली रोशनी और तेज हो जाती है। सागर घबराकर कहता है, हम फंस गए, हम जलधारा के बीच में फंस गए हैं। जहाज तेजी से घूमने लगता है, जिससे वे दोनों जहाज के अंदर एक दूसरे से दूर घिर जाते हैं। सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती तेजी से चमक रहे हैं, लेकिन अब वे बेकाबू हो रहे हैं। आकाश चिल्लाते हुए सागर को आवाज लगाता है, सागर, सागर। सागर कहता है डर से, आकाश, आकाश। एक विशाल लहर जहाज से टकराती है, जिससे जहाज का एक हिस्सा टूट जाता है। जहाज में पानी भरने लगता है। भंवर उन्हें और तेजी से अपनी ओर खींच रहा है। आकाश कहता है, हम डूब रहे हैं। जहाज पानी में तेजी से डूबने लगता है। चारों ओर से अंधकार और पानी की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी और अंधेरा उन्हें अलग कर देता है। आखिरी क्षण में वे एक दूसरे को पुकारते हुए पानी में समा जाते हैं। स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। केवल पानी के नीचे की रहस्यमयी आवाजें और एक धीमी डरावनी धुन सुनाई देती है। धीरे धीरे हल्की रोशनी आती है, जिससे पानी के नीचे का दृश्य दिखाई देता है। आकाश पानी में तैर रहा है, बेहोश। उसके गले में सूर्य का चक्र अभी भी चमक रहा है। वो एक बहते हुए तख्ते से चिपका हुआ है। उसके चारों ओर केवल अथाह सागर है। कोई जमीन नहीं, कोई और जहाज नहीं। आवाज कहती है, जलधारा ने उन्हें निगल लिया, लेकिन मौत ने उन्हें अभी स्वीकार नहीं किया था। आकाश धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखें खुलती हैं। वो चारों ओर देखता है। केवल पानी और नीला आकाश, कहीं दूर दूर तक कोई और नहीं। आकाश कमजोर आवाज में कहता है, सागर, सागर, तुम कहां हो? वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज गले में अटक जाती है। वो पानी में सागर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अकेलापन और निराशा उसे घेर लेती है। आकाश स्वयं से बुदबुदाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। सागर कहाँ चला गया? वो अपने गले में लटके सूर्य के चक्र को छूता है। वो अभी भी हल्का गर्म है। दृश्य बदलता है। सागर, वो भी एक अलग तख्ते से चिपका हुआ है, बेहोश। उसके गले में चंद्रमा का मोती चमक रहा है। वो आकाश से काफी दूर है, लेकिन उसे भी इसी तरह अथाह सागर ने घेर रखा है। सागर धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखों में भी वही डर और अकेलापन है। वो आकाश को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सागर, सागर, आकाश। दोनों को यह एहसास होता है कि वो अकेले हैं, अथाह समुद्र के बीचों बीच, बिना किसी सहारे के। सूरज ढलने लगता है और रात का अंधेरा छाने लगता है। समुद्र की लहरें उन्हें थका देती हैं। आकाश रात के अंधेरे में हताश होकर कहता है, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? उसके गले में सूर्य का चक्र तेजी से चमकने लगता है। अचानक वो अपने दिमाग में एक अजीब सी आवाज सुनता है, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। यह आवाज उसे अजीब सा एहसास दिलाती है, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो या कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। आवाज कहती है, तुम अकेले नहीं हो, प्रतीकों की शक्ति तुम्हें बचाएगी, विश्वास रखो। आकाश हैरान होता है, क्या ये उसकी कल्पना है या प्रतीकों की शक्ति? वो सूर्य के चक्र को कसकर पकड़ लेता है। उसे एक अजीब सी आशा महसूस होती है। सागर भी अपने चंद्रमा के मोती को छूता है। उसे भी अपने मन में वैसी ही आवाज सुनाई देती है, लेकिन थोड़ी अलग, जैसे कोई उसे सांत्वना दे रहा हो, उसे शांत कर रहा हो। आवाज कहती है, धैर्य रखो, रास्ता मिलेगा, आशा मत छोड़ो। दोनों एक ही समय में, लेकिन अलग अलग जगहों पर अपने अपने प्रतीकों की रहस्यमयी शक्तियों को महसूस करते हैं। ये एहसास उन्हें एक नई उम्मीद देता है, लेकिन वो अभी भी अकेले हैं और फंसे हुए हैं। रात और गहरी होती है। समुद्र की आवाजें और रहस्यमयी लगती हैं। सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती अंधेरे में चमकते रहते हैं, जैसे दो अलग अलग सितारे जो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी एक ही आकाश का हिस्सा हैं। आवाज कहती है, 10 दिन अथाह में विलीन रहना होगा। दर्शकों, क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत? इस अथाह सागर में जहां उनका अतीत खो गया था, वहीं भविष्य का रहस्य इंतजार कर रहा था। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में समा जाती है। केवल प्रतीकों की धीमी चमक बाकी रहती है, जो एक अनजाने भविष्य की ओर इशारा कर रही है। अब सुबह का समय आता है। समुद्र शांत है, लेकिन आकाश अभी भी एक अकेले लकड़ी के तख्ते से चिपका हुआ है। दूर दूर तक कोई और इंसान नहीं। सूरज की तेज किरणें उसे थका रही हैं। सूर्य का चक्र अभी भी उसके गले में चमक रहा है।
आकाश के होंठ प्यास से सूखे हुए हैं। कमजोर आवाज में वो कहता है, पानी, मुझे पानी चाहिए। और सागर कहाँ है? वो हताशा में चारों ओर देखता है। उसे लगता है कि वो अकेला है, पूरी तरह से अकेला। सूर्य का चक्र अचानक तेजी से चमकने लगता है और उसे अपने दिमाग में फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। उसके मन की आवाज कहती है, विश्वास रखो, पथ मिलेगा, शक्ति तुम्हारे भीतर है। आकाश अपनी मुट्ठी में सूर्य के चक्र को कसकर पकड़ लेता है। उसे कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है जो उसकी थकावट को थोड़ा कम कर रही है। वो पानी में देखता है और अचानक एक छोटी सी मछली उसके करीब आती है, जैसे कोई संकेत दे रही हो। आकाश अपनी हिम्मत जुटाकर उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है और चमत्कारिक रूप से उसे पकड़ लेता है। वो मछली को खाकर थोड़ी ऊर्जा प्राप्त करता है। आकाश कहता है, क्या ये प्रतीक की शक्ति है या सिर्फ मेरी भूख? दूसरी ओर सागर भी अपने तख्ते पर है। वो भी प्यास और भूख से जूझ रहा है। चंद्रमा का मोती उसके गले में शांत चमक रहा है। उसे भी अपने मन में वही शांत आवाज सुनाई देती है। उसके मन की आवाज कहती है, धैर्य रखो, समाधान मिलेगा, प्रकृति तुम्हें सहारा देगी। सागर अपने आसपास देखता है। एक समुद्री पक्षी उसके करीब उड़ता है और उसके ठीक ऊपर एक छोटा हरा पत्ता गिराता है। सागर उस पत्ते को उठाता है। ये एक समुद्री पौधे का पत्ता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। सागर उसे पीकर थोड़ा तरोताजा महसूस करता है। सागर के आंखों में हल्की सी चमक आती है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? दोनों ही अपने अपने प्रतीकों की रहस्यमयी शक्तियों को महसूस करते हैं जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा दे रही हैं। वो जानते हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कुछ घंटे बाद दोपहर का समय, आकाश को दूर क्षितिज पर कुछ दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता है उसे यकीन होता है कि ये एक और इंसान है जो एक छोटे से मलबे से चिपका हुआ है। आकाश अपनी बची हुई ऊर्जा से उसकी ओर तैरने लगता है। आकाश चिल्लाते हुए कमजोर आवाज में कहता है, कोई है क्या? जैसे जैसे वो करीब आता है उसे एक और व्यक्ति दिखाई देता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरा थका हुआ है। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा तोड़ा लॉकेट है। अजनबी कहता है, पानी, मुझे पानी चाहिए। और सागर कहाँ है? वो हताशा में चारों ओर देखता है। उसे लगता है कि वो अकेला है, पूरी तरह से अकेला। अजनबी आंखें खोलते हुए हैरानी से कहता है, मैं नहीं जानता, मैं बस याददाश्त खो चुका हूं। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक जहाज पर था और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। अजनबी के गले में सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती जैसे प्रतीक नहीं है। वो अपना लॉकेट दिखाता है। अजनबी कहता है, ये लॉकेट, मुझे लगता है कि ये मेरे अतीत से जुड़ा है। इसमें एक अजीब नक्शा है। लॉकेट में एक छोटा बारीक नक्शा खुदा हुआ है जो उस रहस्यमयी द्वीप की ओर जाने वाले एक और गुप्त मार्ग को दर्शाता है। आकाश नक्शा देखकर कहता है, ये तो उसी द्वीप का नक्शा है। तुम भी उसी की तलाश में थे। अजनबी कहता है, शायद, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा नाम भी याद नहीं आ रहा। अजनबी के आंखों में एक अजीब सी उदासी है, जैसे वो किसी बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा हो। आकाश उसे पानी का एक टुकड़ा देता है जो उसने मछली से निकाला था। आकाश कहता है, मेरा नाम आकाश है। हम दोनों को जिंदा रहना होगा। शायद तुम हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सको। अजनबी कहता है, शायद, मुझे लगता है कि इस समुद्र ने मुझसे मेरी सारी याददाश्त छीन ली है। तीसरा व्यक्ति, सागर, उसे भी दूर क्षितिज पर कुछ दिखाई देता है। ये आकाश और अजनबी से विपरीत दिशा में है। वो एक अजीब सी चमक देखता है जो पानी के नीचे से आ रही है। वो उस चमक की ओर तैरने लगता है। सागर को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, कहीं न कहीं आकाश भी होगा, लेकिन इस अथाह सागर में वे कब और कैसे मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। संगीत थोड़ा और रहस्यमयी हो जाता है।
आकाश और अजनबी एक ही तख्ते पर है। वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजनबी की यादें अभी भी धुंधली हैं। आकाश उसे अपनी यात्रा के बारे में बताता है, विनाश की झलझारा और उस द्वीप के बारे में। आकाश कहता है, और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। मेरा दोस्त सागर भी कहीं खो गया। अजनबी लॉकेट को पकड़े हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर चुका हूं। मेरे सपने में भी यही जलधारा आती है और एक द्वीप जिस पर एक प्राचीन महल है। अजनबी के मन में कुछ धुंधली यादें उभरने लगती हैं। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन वे सब बहुत अस्पष्ट हैं। उसका लॉकेट हल्का गर्म होने लगता है। आकाश लॉकेट देखकर कहता है, ये लॉकेट भी किसी प्रतीक जैसा लगता है। क्या ये भी सूर्य के चक्र और चंद्रमा के मोती से जुड़ा है? अजनबी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसे छूता हूं तो मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे ये मेरा घर हो। दूसरी ओर सागर उस चमक की ओर तैरता है जो पानी के नीचे से आ रही थी। वो एक अजीबोगरीब चट्टान के पास पहुंचता है जो पानी से थोड़ी ऊपर उठी हुई है। चट्टान पर प्राचीन नक्काशी है, एक महिला की छवि जिसके हाथ में चंद्रमा का मोती जैसा कुछ है। सागर हैरान होगा, कहता है, ये क्या है? जैसे ही सागर चट्टान को छूता है, चंद्रमा का मोती उसके गले में तेजी से चमकने लगता है। चट्टान से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है जो सागर के मन में कुछ प्राचीन यादें जगाती है। उसे एक पुरानी भाषा में कुछ शब्द सुनाई देते हैं और एक महिला की आवाज जो उसे आशा और धैर्य रखने को कह रही है। उसके मन में गूंजती हुई आवाज कहती है, तुम सही मार्ग पर हो सागर पुत्र, यादें जागृत होंगी। सागर को एहसास होता है कि ये चट्टान उस प्राचीन सभ्यता से जुड़ी है जिसने उन प्रतीकों को बनाया था। उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई देती हैं, एक प्राचीन मंदिर, लोग जो उन प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं और एक महिला जो उन प्रतीकों की रक्षक थी। सागर कहता है, ये सब सच है। उसे एक हल्की सी दिशा का भी एहसास होता है, जैसे चंद्रमा का मोती उसे किसी विशेष दिशा की ओर खींच रहा हो। आकाश और अजनबी भी अपने रास्ते पर हैं। रात होने लगती है। अंधेरे में आकाश को सूर्य के चक्र की मदद से दूर एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। ये चमक सागर के चंद्रमा के मोती से आ रही है जो उसे एक विशेष दिशा की ओर खींच रहा है। आकाश उत्साहित होकर कहता है, वो देखो, वो एक रोशनी है, शायद सागर वही हो। अजनबी कहता है, या शायद कोई और खतरा। आकाश कहता है, हमें पता लगाना होगा। वे उस चमक की ओर बढ़ने लगते हैं। सागर भी उस चमक की ओर बढ़ रहा है जो सूर्य के चक्र से आ रही है। दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतीकों की शक्ति से एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अजनबी अपने लॉकेट को देखता है। उसे भी हल्की सी हलचल महसूस होती है, जैसे उसका लॉकेट भी उस दिशा की ओर खींचा चला जा रहा हो। अजनबी के आंखों में एक अजीब सी भावना है, जैसे वो जानता हो कि उसे कहां जाना है लेकिन उसे याद ना हो। संगीत में उम्मीद और रहस्य का मेल होता है। सुबह का समय है। आकाश और अजनबी उस चमक की ओर तैरते हुए एक छोटे रेतीले द्वीप पर पहुंचते हैं। द्वीप बंजर है, लेकिन बीच में एक प्राचीन पत्थरों का स्तूप है। स्तूप के पास एक लकड़ी के तख्ते पर सागर बेहोश पड़ा है। उसके गले में चंद्रमा का मोती चमक रहा है। आकाश दौड़ते हुए कहता है, सागर। आकाश सागर के पास पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। सागर धीरे धीरे आंखें खोलता है। सागर कमजोर आवाज में कहता है, आकाश, तुम जिंदा हो। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। आकाश कहता है, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां आया। सूर्य के चक्र ने मुझे रास्ता दिखाया। सागर कहता है, मुझे भी चंद्रमा के मोती ने यहां खींचा। वे अजनबी को देखते हैं जो थोड़ा दूर खड़ा है। अजनबी का लॉकेट तेजी से चमक रहा है, जैसे वो किसी शक्ति को पहचान रहा हो। अजनबी अपने लॉकेट को देखते हुए कहता है, ये जगह, मुझे लगता है कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। अजनबी स्तूप की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो स्तूप को छूता है, उसके लॉकेट से एक तेज रोशनी निकलती है और स्तूप से भी वैसी ही रोशनी निकलती है। स्तूप पर बनी प्राचीन नक्काशी चमकने लगती है। अजनबी अपनी यादों से जूझते हुए कहता है,
मुझे कुछ याद आ रहा है, एक नाम पवनसुत और सागर पुत्र। आकाश और सागर हैरान होते हैं, ये तो वही नाम है जो प्रोफेसर अमृत ने पत्र में पढ़े थे। आकाश कहता है, पवनसुत और सागर पुत्र, ये तो हमारी कहानी है। अजनबी यादों की लहरों में बहता हुआ कहता है, नहीं, ये तुम्हारी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। मैं पवनसुत हूं। अजनबी की आंखों में एक गहरा दर्द और सदियों पुरानी यादें उभर आती हैं। वो सदियों पहले विनाश की जलधारा में खो गया था और उसकी यादें मिटा दी गई थी। वही ध्रुव बाबा के दादाजी का मित्र था जो जिंदा बच निकला था। पवनसुत की यादें अब स्पष्ट हो रही है। वो कहता है, मैं उस जलधारा में अपने दोस्त सागर पुत्र के साथ खो गया था। हम दोनों उस रहस्यमय द्वीप की तलाश में थे, लेकिन जलधारा ने हमें अलग कर दिया। मुझे ये लॉकेट मिला जिसने मुझे जिंदा रखा, लेकिन मेरी यादें छीन ली। पवनसुत अपना लॉकेट खोलता है। अंदर एक पुराना पवनसुत कहता है, इस द्वीप में एक प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी जो समय के रहस्यों को जानती थी। उन्होंने ही सूर्य का चक्र और चंद्रमा का मोती बनाए थे। उनका मानना था कि इन प्रतीकों में समय को मोड़ने की शक्ति है और विनाश की जलधारा वास्तव में समय में यात्रा करने का एक द्वार है। तीनों स्तूप के करीब आते हैं। संगीत और भी रहस्यमय हो जाता है। तीनों उस छोटे द्वीप पर आगे बढ़ते हैं। द्वीप बंजर नहीं है, बल्कि उसके केंद्र में एक घने जंगल से घिरा एक रास्ता है जो एक प्राचीन मंदिर की ओर जाता है। जंगल में अजीबोगरीब पौधे और फूल हैं जो कहीं और नहीं देखे जाते। हवा में एक मीठी और रहस्यमयी गंध है। पवनसुत कहता है, ये जंगल, ये मुझे याद है, ये जीवन का वन है। यहाँ के हर पौधे में कोई ना कोई जादुई शक्ति है। सागर कहता है, ये द्वीप तो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। आकाश कहता है, चलो देखते हैं ये मंदिर हमें किस रहस्य की ओर ले जाता है। वे जंगल से होकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ प्राचीन खंडहर दिखाई देते हैं जिन पर वही अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए हैं जो आकाश को पुराने नक्शे पर मिले थे। मंदिर एक विशाल भव्य संरचना है जो प्राचीन पत्थरों से बना है। उसकी दीवारों पर सूर्य, चंद्रमा और सितारों के चित्र हैं। पवनसुत कहता है, ये वही समय का मंदिर है। यहाँ इस द्वीप के सारे रहस्य छिपे हैं। वे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल शांत और पवित्र है। केंद्र में एक बड़ा गोलाकार मंच है जिस पर एक प्राचीन वेदी है। वेदी पर कुछ उपकरण रखे हैं और बीच में एक जगह है जहां सूर्य का चक्र, चंद्रमा का मोती और पवनसुत का लॉकेट ठीक से फिट हो सकते हैं। सागर कहता है, ये वेदी, ये इन प्रतीकों के लिए बनी है। आकाश कहता है, तो हमें इन सबको यहाँ रखना होगा। पवनसुत कहता है, हाँ, ये इन प्रतीकों को सक्रिय करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन एक बार जब वे सक्रिय हो जाएंगे तो हम समय के चक्र में प्रवेश कर सकते हैं और हो सकता है कि हम अपने अतीत को भी बदल सकें। आकाश थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, अतीत को बदलना, क्या ये सुरक्षित होगा? पवनसुत कहता है, इतिहास बहुत जटिल होता है आकाश, लेकिन कभी-कभी अतीत को ठीक करने के लिए उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। मेरे दोस्त सागर पुत्र को बचाने का ये एकमात्र मौका हो सकता है और तुम दोनों को भी इस अथाह सागर में खोने से बचाने का। आकाश और सागर एक दूसरे को देखते हैं। वे जानते हैं कि ये एक बड़ा निर्णय है। सागर कहता है, हमें अपने दोस्त को बचाने का मौका मिला है और हमें ये जानना होगा कि उस जलधारा का रहस्य क्या है। पहले आकाश अपने गले से सूर्य का चक्र निकालता है और उसे वेदी पर रखता है। चक्र चमक उठता है। फिर सागर चंद्रमा का मोती रखता है और वह भी चमकने लगता है। अंत में पवनसुत अपना लॉकेट रखता है और वह भी प्रतीक की तरह चमक उठता है। तीनों प्रतीक वेदी पर एक साथ चमकते हैं और एक विशाल ऊर्जा निकलती है जो पूरे मंदिर को भर देती है। वेदी के बीच में एक नीला घूमता हुआ भंवर बनना शुरू हो जाता है जो विनाश की जलधारा जैसा दिखता है, लेकिन ये नियंत्रित और शांत है। भंवर से एक रहस्यमयी संगीत निकलता है। पवनसुत कहता है, ये है समय का द्वार, ये हमें अतीत में ले जाएगा, उस पल में जब हम जलधारा में फंसे थे। आकाश कहता है, तो हम फिर से उसी जलधारा में जा रहे हैं। पवनसुत कहता है, हाँ, लेकिन इस बार हम तैयार हैं और हमारे पास ये प्रतीक हैं। हमें उस पल को ठीक करना होगा जब मेरे दोस्त को जलधारा ने निगल लिया था और जब तुम दोनों भी खो गए थे। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। सागर कहता है, हम तैयार हैं। तीनों उस नीले
भंवर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे उसमें कदम रखते हैं, भंवर तेजी से घूमने लगता है और वे तीनों उसके अंदर समा जाते हैं। संगीत तेजी से बदलता है, जैसे समय तेजी से आगे पीछे हो रहा हो। दृश्यों का एक तेज तर्रार क्रम दिखता है। प्राचीन सभ्यता के चित्र, जलधारा में डूबते हुए जहाज, पवनसुत और सागर पुत्र की धुंधली यादें, आकाश और सागर का संघर्ष, सब कुछ एक साथ तेजी से चमकता है। अचानक दृश्य स्थिर हो जाता है। वे तीनों विनाश की जलधारा के बीच में हैं। ठीक उसी पल में जब आकाश और सागर का जहाज डूब रहा था और जब पवनसुत और उसके दोस्त का जहाज भी डूब रहा था। यह एक भ्रम जैसा लगता है, क्योंकि दो अलग अलग समय रेखाएं एक साथ चल रही हैं। आकाश और सागर अपने डूबते हुए जहाज को देखते हैं। पवनसुत अपने पुराने दोस्त सागर पुत्र को डूबते हुए देखता है। पवनसुत दर्द से कहता है, सागर पुत्र। जैसे ही वे उस पल में पहुंचते हैं, तीनों के प्रतीक तेजी से चमक उठते हैं और एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है। सूर्य का चक्र समय को धीमा कर देता है, चंद्रमा का मोती भ्रम को नियंत्रित करता है और पवनसुत का लॉकेट अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। आकाश चिल्लाते हुए कहता है, हमें उन्हें बचाना होगा। आकाश और सागर अपने अपने जहाज की ओर तैरते हैं, जो धीमे धीमे डूब रहे हैं। वे अपने अतीत के स्वयं को देखते हैं, जो बेहोश हैं। पवनसुत अपने दोस्त सागर पुत्र की ओर तैरता है। सागर कहता है, हमें उन्हें जगाना होगा और उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। आकाश अपने अतीत के स्वयं को जगाता है और उसे सूर्य के चक्र की शक्ति दिखाता है। वह उसे सही दिशा में तैरने का संकेत देता है। सागर भी अपने अतीत के स्वयं को जगाता है और उसे चंद्रमा के मोती की शक्ति समझाता है, उसे सुरक्षा की ओर खींचता है। पवनसुत अपने दोस्त सागर पुत्र को बचाता है, जो अभी भी बेहोश है, और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करता है। सूर्य का चक्र, चंद्रमा का मोती और पवनसुत का लॉकेट एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली नीली किरण छोड़ते हैं, जो जलधारा के केंद्र से होकर निकलती है। यह किरण जलधारा को स्थिर करती है और एक नया सुरक्षित मार्ग खोलती है। पवनसुत कहता है, यह है रास्ता, हमें इस सुरक्षित मार्ग से निकलना होगा। आकाश और सागर अपने अतीत के स्वयं को सुरक्षित मार्ग की ओर निर्देशित करते हैं। पवनसुत अपने दोस्त सागर पुत्र को लेकर उसी मार्ग से बाहर निकलता है। वे सब एक साथ विनाश की जलधारा से बाहर निकलते हैं, एक नए समय रेखा में। जैसे ही वे जलधारा से बाहर निकलते हैं, समय सामान्य हो जाता है। वे सब एक विशाल शांत महासागर में हैं। उनके पीछे जलधारा अब एक शांत स्थिर झील जैसी दिखती है, जैसे उसका रहस्य शांत हो गया हो। सागर अपने अतीत के स्वयं को देखते हुए कहता है, हमने अतीत बदल दिया। आकाश कहता है, हाँ, हमने एक नया भविष्य बनाया। पवनसुत अपने पुराने दोस्त सागर पुत्र को देखता है, जो अब होश में है और जीवित है। सागर पुत्र अपने दोस्त को पहचानता है। सागर पुत्र कहता है, पवनसुत, तुम जिंदा हो, हम कैसे बच गए? पवनसुत खुशी से कहता है, हम बच गए मेरे दोस्त, और इन युवाओं की वजह से। पवनसुत आकाश और सागर की ओर देखता है। उनकी आंखों में आभार और एक गहरी समझ है। वे सभी एक छोटे सुंदर द्वीप के पास पहुंचते हैं, जो हरा भरा है और फूलों से भरा है। यह वही रहस्यमयी द्वीप है, लेकिन अब यह शांत और स्वागत योग्य लगता है। पवनसुत कहता है, यह हमारा असली समय का द्वीप है, यह अब सुरक्षित है। वे द्वीप पर कदम रखते हैं। सूरज की किरणें चमक रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। आकाश कहता है, हमने अथाह सागर का रहस्य सुलझा दिया। सागर कहता है, और हमने एक नया भविष्य बनाया। पवनसुत अपने पुराने लॉकेट को आकाश और सागर को देता है। पवनसुत कहता है, यह अब तुम्हारा है। यह तुम्हारी दोस्ती का प्रतीक है, जो समय और सागर दोनों से बढ़कर है। आकाश और सागर लॉकेट को देखते हैं, जिसमें अब एक नया चित्र बना हुआ है। चारों दोस्त एक साथ खड़े हैं। पवनसुत मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम दोनों पवनसुत और सागर पुत्र कहलाओगे। तुमने इतिहास रच दिया है। वे चारों दोस्त नए भविष्य के साक्षी द्वीप पर खड़े हैं। उनके पीछे अथाह सागर अब रहस्यमयी नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक है। संगीत उठता है, उम्मीद और जीत का। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब प्रोफेसर अमृत फिर से लाइब्रेरी में दिखते हैं। वे मुस्कुराते हुए उस प्राचीन पत्र को पढ़ते हैं। अब उस पत्र पर कुछ नए शब्द लिखे हुए हैं, जो पहले नहीं थे। अथाह में विलीन, पर फिर मिले समय के पार दोस्ती के बल पर। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए अमृत कहते हैं, तो कहानी का अंत ऐसा था, हमेशा से ऐसा ही होना था। तो दर्शकों, कुछ कहानियां सिर्फ समय की लहरों पर नहीं तैरती, बल्कि वे खुद समय को मोड़ देती हैं।
दो दोस्तों की यह गाथा अथाह सागर के रहस्यों से कहीं गहरी दोस्ती और साहस की अमर कहानी बन गई।